बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आने वाली शिकायत की वजह से उनके नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान बल्ला बज़ाहिर मौजूद नहीं होगा। इससे पहले भी 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका इंतखाबी निशान तलवार वापस लिया गया था। उसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने जो सेनेट के उम्मीदवार थे उनके पार्टी टिकट्स पर दस्तखत करने से महरूम हुए थे। ये वो हिस्ट्री है जो हमारे सामने आती है। और गुज़िश्ता रोज जब हमने देखा कि सुबह की इब्तदा हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक साइफर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की, और दूसरी थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। तो इन दोनों दरखास्तों की जो एंटरटेनमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट से, उससे ऐसा लग रहा था कि एक दिलचस्प सियासी माहौल 8 फरवरी के इंतखाब के लिए बनने जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर जो शिकायत आई थी उसको बुनियाद बनाकर उसे तस्लीम करने से इनकार किया गया। और उसके बाद अभी तक की जो सूरत हाल है, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कोई अदालती रिलीफ नहीं लेती, उस वक्त तक 8 फरवरी के इंतखाबी जो बैलेट पेपर्स होंगे उन पर बल्ले का निशान मौजूद नहीं होगा। गो के बैरिस्टर गौर ने आज ये मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बताया कि मंगल के रोज इलेक्शन कमीशन के वो इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और पेशरफ्त हुई है कि हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है और बल्ले का इंतखाबी निशान मांगा है। इस जमात के जो सेक्रेटरी जनरल है अहमर जमान खान, जिन्होंने रुजू किया, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगा, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के पास होगा या फिर बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इस बहस में जाने से कबल मैं चाहूंगा कि सरवर बारी साहब के सामने एक सवाल रखूं इलेक्शन के कवानीन के हवाले से। सरवर बारी साहब, हम देखते हैं कि जब भी मुल्क में सरवर बारी साहब के पास जाने से पहले चाहूंगा कि आपसे मेहमानों का तारुफ करवाऊं। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ होंगे, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और कानूनी माहिर हैं। हाफिज एहसान साहब ये भी कानूनी माहिर हैं। और सरवर बारी साहब साबिक सदर हैं फाफिन के और ये इलेक्शन की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर बतौर ऑब्जर्वर निगाह रखते हैं। सरवर बारी साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आपसे ये समझना चाहूंगा कि मुल्क में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये स्पेस है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका फराहम करे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है और पिछले जो तकरीबन 10 माह से जो चली आ रही है, अगर उसमें देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो माजी में कभी नहीं हुई। सही। मसलन ये कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन की जब शेड्यूल आ जाए उन्हीं दिनों में इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को कहा हो कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, क्योंकि पहले वाले इलेक्शन आपने सही नहीं करवाए थे। सही। दूसरी बात ये है कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को की जो इलेक्शन की स्क्रूटनी है इस बारीक बीनी से कभी नहीं की जैसे पीटीआई की गई है। और फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उसका फैसला महफूज रखा कई महीनों तक, और यकीनन उसमें मुझे नजर आता है मॉडिफाइड इंटेंशन थी कि उसको बिल्कुल उस वक्त तक लेके जाया जाए जब बिल्कुल ये सारा प्रोसेस होना नामुमकिन हो जाए। तो इसलिए उस फैसले को महफूज रखा गया कई माह तक। और बिल्कुल जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला था, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने की बिना पर किया गया, तो उस वक्त जो पीटीआई उसको कहा गया कि आप के जो पुराने इंतखाबात थे वो हम नहीं मानते और अब जो नए इंतखाबात हैं वो आप करवाएं। और जो है अब कहा गया है कि जो आपने नए इंतखाबात करवाए हैं वो भी मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते, इसलिए आपका बल्ला का निशान आपका ख़त्म किया जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर आप सारी तारीख छान ले, गो के पीपल्स पार्टी से तलवार का इंतखाबी निशान ले लिया गया था, लेकिन वो आपने 1977 की बात उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है 1988 सर्वर साहब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी आगे आपसे बात करनी है कि कितना असर पड़ेगा। लेकिन जो मेरा सवाल था वो अपनी जगह पे कि हम जब देखते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद बहुत सी चीजों को रोक दिया जाता है कि जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते ये चीजें नहीं हो सकती। जो मेरा सवाल था बुनियादी तौर पर वो ये था कि पीटीआई के पास ये स्पेस मौजूद है कि उसे अदालत से कोई रिलीफ मिले या इलेक्शन कमीशन उसे कोई 6 दिन का, 7 दिन का या 10 दिन का टाइम दे दे कि जी 8 फरवरी से पहले पहले आप इसे मुकम्मल करें। कानून इसकी इजाजत देता है आपकी नजर में सरवर साहब?
देखिए, मैं हाफिज साहब हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरी नज़र में अब ये दोबारा पीटीआई के इंतखाबात में वापस नहीं जाया जा सकता। सही। सुप्रीम कोर्ट के पास वो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है जो इंतखाबात करवाएंगे वो बिल्कुल ठीक है, और जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। सही। ये रिलीफ पीटीआई को मिल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि दोबारा से उनको कहा जाए कि आप इलेक्शन करवाएं अपने। सही। जुबैरी साहब, आप सरवर बारी साहब से एग्री करेंगे अगर आपने सरवर बारी साहब के पूरे आर्ग्यूमेंट को सुना होगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैंने सुना, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं इस बात से। वाकई सही फरमा रहे हैं कि कभी किसी और पार्टी को इस तरह से उसके इलेक्शंस को, मैंने तो नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी स्क्रूटनी की हो और किसी को कलअदम करार दिया हो, उससे उसका सिंबल ले लिया। सिर्फ तलवार का सिंबल पीपल पार्टी से लिया गया था। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस की डेवलपमेंट बताऊँ आपको। डीलिमिटेशन हुई, उस पर बड़ी शिकायत थी लोगों के। इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ना इंसाफियाँ की हैं डीलिमिटेशन करने में, उसको चैलेंज किया। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुई वो डीलिमिटेशन के ऑर्डर्स जो थे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जी, और उन्होंने आरओज वगैरह का भी वो रोक दिया। तो उन्होंने कहा आरओज जो है वो उससे नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी से। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक इमीडिएटली केस लगा, रात को टेकअप हुआ और उन्होंने कहा कि जी इस तरह डीलिमिटेशन के इशू पे आप नहीं जा सकते। और जो बाकी जो केसेस हो गए फिर उसको भी सेटिसाइड कर दिया। डीलिमिटेशन के इशू में एक और केस आया हुआ कैसरानी साहब का, शायद उसके ऊपर भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अब क्योंकि इलेक्शन और शेड्यूल आ गया है, अब ये सारे जो केसेस है इलेक्शन के बाद देखे जाएंगे और उसमें देखा जाएगा। तो डीलिमिटेशन इतना, जब एक इलेक्शन शेड्यूल आ गया, एक इलेक्शन उनका कर दिया। पहली बात है उनका सितंबर में उन्होंने रिजर्व किया उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसकी जजमेंट दी 2 महीने के बाद नवंबर में, जब बिल्कुल इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ था, क्योंकि 90 दिन का पीरियड तो 6 नवंबर को गुजर गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन जो हम लेके गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मशावरत से 8 तारीख उसमें निकाली। उन्होंने कहा कि जी कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किसी तरह से नहीं रोका जाता। एक दफा डीलिमिटेशन का इशू हो गया, सारी डीलिमिटेशन की पटिशन सबको खत्म कर दिया कोर्ट ने कि जी अब इलेक्शन के बाद ये इशू देखा जाएगा। और यहाँ एक पार्टी जब सारी पार्टी आ गए, फॉर्म्स भरे जा रहे, आपने एक ऑर्डर अनाउंस कर दिया कि उनसे उनका बल्ले का निशान ले लिया। आप अब ये इलेक्शन कमीशन खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम को खराब कर, सुप्रीम कोर्ट को इसका देखना चाहिए। मैलाफाइड इंटेंशन की बात आप भी कर रहे हैं, इसको सामने रखना चाहिए। जी आबिद साहब, आप भी मैलिफाइड इंटेंशन की बात कर रहे हैं और सरवर बारी साहब ने भी उसकी बात की है। लेकिन जो मेरा सवाल है, जिसे मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूंगा, कि इस वक्त जो टाइम रह गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैसा आपने जिन केसेस का जिक्र किया कि डीलिमिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, अब अगर वो दोबारा पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टाइम देती है तो 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये टाइम देंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां वो अपनी पिटीशन दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि इलेक्शन शेड्यूल हो गया। आई थिंक 11 तारीख तक वो सिंबल्स भी अलॉटमेंट के जो भी होगा वो 11 तारीख उसमें आई थिंक शेड्यूल में दी हुई है। तो जो कुछ करना है 11 तारीख से पहले करना होगा, शेड्यूल आ चुका है। अब उस इलेक्शन तो इस वक्त नहीं हो सकते, वो हो सकता है वो ये कह दें कि जी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त पार्टी को आप इलेक्शन तो लड़ने दें। इस इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, फेयर। आप खुद देख लीजिए, एक जमात के लोग अपने फॉर्म्स जमा नहीं करा जाके उन पे पुलिस हर तरह का आबिद साहब इस पे आगे चल के आबिद साहब इस नुक्ते पे आगे चल के बात करते हैं कि इलेक्शन शफाफ कैसे हो सकते हैं, या जो पॉलिटिकल नुक्ता सरवर बारी साहब 77 का उठा रहे थे उस पर भी बात करेंगे। हाफिज एहसान साहब, दोनों मौजूद मेहमानों को आपने सुना, दोनों की बातों में 2 बातें बहुत क्लियरली मेरे सामने आती हैं। एक, इलेक्शन कमीशन की मैलाफाइड इंटेंशन पर सरवर बारी साहब ने भी बात की, जुबैरी साहब ने भी बात की। आपको क्या ये लगता है कि मैलाफाइड इंटेंशन वाला उनका पॉइंट ठीक है? और दूसरा जो पॉइंट है कि इस वक्त वक्त नहीं है कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ पीटीआई को चाहिए आपको लगता है कि मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले सिर्फ जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है मैं उस पर जाऊंगा, जब दूसरे पे आप आएंगे मैं उस पर बात करूंगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और ना उनके अंदर जो इलेक्शंस है उस प्रोसेस के मुताबिक होते हैं जो हमारे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो सेक्शन 201 से लेके 215 तक इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपने ही जमा करवाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके जो इलेक्टोरल प्रोसेस है आपने उसको अडॉप्ट करना है। बट यूजुअली होता यह है कि हमारी ये सारी पोलिटिकल पार्टीज जो है ये नॉमिनेशंस करती हैं और सिर्फ एक ही इलेक्शन जो था, हम तो सिर्फ कहते हैं ना जमात इस्लामी का भी जो इलेक्शन है वो कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है,
नहीं है। जमात इस्लामी के अंदर भी एक खास हल्का जो है उसको आपने राइट ऑफ वोट दिया हुआ है, आपने अपने सारे मेंबर्स को राइट ऑफ वोट नहीं दिया हुआ, और वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वो उसका शूरा जो है, वो उसका शूरा जो है, और उस शूरा के अंदर जब वो चीज जाती है तो उसके अंदर आप अपने आप को एज ए कैंडिडेट भी शो नहीं कर सकते कि मैं इस जमात का अमीर बनना चाह रहा हूं। तो जब आप कैंडिडेट शो ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो था ही नहीं ना, फिर तो एक इनसाइड जो है इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल था उस पे आइएगा, मैलाफाइड इंटेंशन। अब उसके अंदर आ जाते हैं कि पीटीआई का जो इलेक्शन वाला मामला है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2021 से चल रहा है, और ये एक आपस के अंदर इनका जिस तरह आप ये समझें कि समर सॉल्ट चल रही है, कभी इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर डोमिनेट करता है, कभी ये इलेक्शन कमीशन पे डोमिनेट करते हैं, और कभी बीच में अकबर एस बाबर। नहीं, वो तो एक थर्ड पार्टी है, उसको भी फॉर टाइम इन छोड़ दें, उसका तो लोकस स्टैंडाई भी कोई नहीं है सारे प्रोसेस के अंदर। अभी ये सारा मामला है पीटीआई के अंदर, इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट तो अकबर एस बाबर हैं इलेक्शन कमीशन। आज भी जो फैसला आया है वो अकबर एस बाबर की पिटीशन पे नहीं आया, वो इस पे आया है कि सेक्शन 209 के अंदर ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने प्रोसेस को वैलिड करना है या नहीं करना। इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी के इलेक्शन कमीशन और उस पार्टी का मामला है, बाद में अंदर आके को अपने आके करता रहे तो और बात है। अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जब ये प्रोसेस जो था 2-2.5 साल से चल रहा था और किसी जगह आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चूंकि पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनके सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी इनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तकरीबन 8-8 लाख के करीब इनका है, 6-6.5 लाख। लेकिन मेरे उस सवाल पे आप नहीं आ रहे हैं, मैलाफाइड इंटेंशन की बात की है सरवर बारी साहब ने और आबिद जुबैरी साहब। मैं उस पे आ रहा हूं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड करके फिर आप उस चीज के अंदर आएंगे। अब जब वो प्रोसेस जो था वो एक चल रहा था, कभी मानते थे कभी नहीं मानते थे, कभी 8 को 9 है, कभी 9 को है, फिर वो पिछले इलेक्शंस भी नहीं गए, उन्होंने कहा आगे आ जाए। अब जब आगे आ गए तो उसके अंदर एक बात बिल्कुल मुनासिब है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 4-4.5 माह के करीब ये फैसला रिजर्व नहीं करना चाहिए था, इसका फैसला करते बिल्कुल, और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है क्या। लेकिन अगली जो चीज उसके अंदर आई कि जब आपने एक ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के बाद आपने वो सर्टिफिकेट फाइल कर दिया, जब सर्टिफिकेट फाइल करके आपने हियरिंग्स पे गए, तो जब आपने 3 एडमिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कर गया, और यही बड़ा हिंच जो है पीटीआई को, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे, और दूसरा ये है कि चूंकि ये सेक्शन 9 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, तो आप समझ रहे हैं जो मैलाफाइड इंटेंशन वाली बात है उस पे रिलीफ नहीं मिल सकता। मैं उस प्रोसेस की हद तक ये कहता हूं कुछ नहीं, लेकिन जब दूसरी आ गई कि जब आपने खुद एडमिशन ले ली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि चूंकि टाइम थोड़ा था, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर लगा है वो भी ठीक नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी नहीं है, और वो जो जनरल सेक्रेटरी जिसने नॉमिनेशंस की है उसका भी प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। असद उमर साहब की जगह जो उमर अयूब साहब वाला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके एज ए पार्टी एज ए शख्स किसी चीज को आप एडमिट करके, और प्राइमरीली ठीक है, एक मिनट के लिए आपको यहां रोकता हूं, एक मिनट शख्स की अपॉइंटमेंट को आप एडमिट करें, एक मिनट जिसने वो प्रोसेस करना है, तो फिर मेरा 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकता हूं। सरवर बारी साहब, कल अहमद बिलाल महबूब साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक नुकता उठाया, मैं चाहूंगा आपके सामने भी रखूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी सियासी जमात को कोई सेट रूल्स नहीं दिए हुए कि इन रूल्स के तहत आपने इलेक्शन करवाने। हर सियासी जमात, जैसा कि हाफिज साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि हर सियासी जमात ने अपना तरीकाकार इलेक्शन कमीशन को खुद बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने खुद जो कवानीन अपने इलेक्शन के लिए बनाए थे, अगर उन्हीं को फॉलो नहीं किया, जैसे मेंशन कर रहे हैं असद उमर साहब एज ए सेक्रेटरी जनरल हटाए गए, उमर अयूब की तकर्री का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कि 8 फरवरी से पहले या 11 जनवरी से पहले सरवर बारी साहब रिलीफ ले पाएगी पीटीआई? देखिए, 2 बातें आप कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगी पीटीआई को, और दूसरा ये है कि जो बिलाल साहब की आप बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस एक्ट का चैप्टर जो है 11 है, और उसके अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं जिनका जिक्र हाफिज साहब फरमा रहे थे, उसमें कुछ जो है वो गाइडलाइन जरूर हैं कि जमात को एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने मामला चलाने चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल बजा है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार करना है और अपने इंतखाबात उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने हैं। तो मैं समझता हूँ इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर 11 है उसमें बहुत सारी बेहतरियां की जा सकती हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि मामला ये नहीं है कि वहाँ पर पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया नहीं किया,
असल बात मालीफाइड जो बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर उस फैसले पर बैठा रहा कई माह तक, और बिल्कुल जब टाइम नहीं था इतना कि प्रोसेस को, जिसकी तरफ हाफिज साहब इशारा फरमा रहे थे, उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से वो अडॉप्ट करते और फिर इंतखाबात करवाते। तो इससे साफ पता चलता है। इसी तरह अगर आप चले जाए पीछे चले जाए, मुसलसल हमें नजर आता है कि जो टाइम कंस्ट्रेंट है, जो जानबूझ के लगता है कि चीजें इस तरह सेटअप की गई हैं कि उनको आप ठीक करने के लिए अगर कोई गुंजाइश हो, कुछ चैलेंज किया जाए, कोर्ट्स में जाएं, तो वो चीजें जैसे डीलिमिटेशन की आबद जुबैरी से बात कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ का असूल है कि हाफिजाबाद की म्यूनिसिपैलिटी जो शहर का इलाका है उसको उठा के गुजरांवाले की कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है। सही। और उसकी कोई वजह नहीं है, और कहीं जो है वो चित्राल की कौमी असम्बली सर इस पे किसी सूबाई असम्बली की निश्चित सरवर बारी साहब डिलिमिटेशंस पर बहुत से एतराजात मौजूद हैं, इस पर भी आगे बात करते हैं कि फिर किस तरीके से ये साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे और कैसे नताइज तस्लीम होंगे। आबिद जुबैरी साहब, जो हाफिज एहसान साहब ने बात की और सरवर बारी साहब ने बात की, आपने सुनी। जुबैरी साहब, इस वक्त मेरे हिसाब से वो जो मैलाफाइड इंटेंशन वाला एक पॉइंट है, उसके अलावा कोई नुक्ता बाज़ाहिर नजर नहीं आता जो अदालत से रिलीफ लेके दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 जनवरी तक। आपके ख्याल में ऐसा है? मैलाफाइडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है, मेलाफाइड आपका ऑर्डर मेलाफाइड होगा, नॉन स्पीकिंग होगा तो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्शन एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि एक आइन होगा पार्टी का, उस आइन के तहत वो इलेक्शंस होंगे, वो उनकी काउंसिल होगी, काउंसिल के इलेक्शन होंगे, वो सर्टिफिकेट दे देंगे और सर्टिफिकेट वो देख लेगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और समथिंग। तो आप ये बताएं, उनके सबसे बड़ा मेलाफाइड जो इसमें जो लॉ की वायलेशंस हैं कि सर्टिफिकेट एक दफा उसने दे दिया, प्राइमा फेशी उन्होंने कहा दिया हमारे इलेक्शन सही हुए। आपके पास क्या चीजें मौजूद थी जिसकी वजह से आपने उसको डिक्लेयर कर दिया? क्या एविडेंस ली गई, हेयरिंग हुई, क्या हुआ? ये सारी चीजें कोर्ट के सामने आएंगी। क्या स्पीकिंग ऑर्डर है आपका कानून के हिसाब से? तो सिर्फ मेलाफाइड नहीं होगा। मेलाफाइड, देखिए, मेलाफाइड ऑर्डर इज नो ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट अपनी पावर्स के उसके। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल भी देखा जाएगा इसके अंदर कि आप देखिए कि खुद पर कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बयान दिया कि जी हम अपना इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ करेंगे, फेयर इलेक्शन होगा। मैंने फेयर को चेंज कर दिया, FEAR कह रहा हूं, क्योंकि यहां तो अब डर का इलेक्शन हो गया है, क्योंकि फेयर तो होना नहीं है, FAIR। तो लेकिन मैं आप AIR के बजाय EAR का इस्तेमाल कर रहे हैं। EAR कर दिया जी, फेयर इलेक्शन होगा लेकिन FEAR वाला होगा, क्योंकि आप देखिए जो लोग डरेंगे। आज चकवाल में हसन रजा पाशा हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार कह रहे थे, चकवाल में एक वकील साहब जा रहे थे अपने कैंडिडेट का जमा कराने PTI का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वकीलों को पकड़ा जा रहा है जो सिर्फ कैंडिडेट भी नहीं थे, वो वकील जा रहे थे। एक मिनट के लिए आपको, एक मिनट के लिए जुबैरी साहब जी जुबैरी साहब, सेकंड सेगमेंट में इस पर भी बात करते हैं। हाफिज एहसान साहब, जो बात जुबैरी साहब कर रहे हैं और सरवर बारी साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का इकदाम है सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को रख रही है हमेशा से सामने, और उन्हें जैसे जुबैरी साहब ने भी कहा बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालिया निशान लगाए, तो क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो इतना काफ़ी होगा PTI के रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना जी, कि जो है, एक तो ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एंटरटेन ही नहीं होगा। सही। चूंकि उसके लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट जिसका रेफर किया गया है कि वो जाती है 30 सेकंड्स मेरे पास है, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, लेकिन एक क्लियर करके जाइएगा। पेशावर में ये इलेक्शन मुनक्किद हुए, तो क्या इसकी जो अपीलेट कोर्ट, अगर हाई कोर्ट, जैसे कि आपकी बात से मुझे तासुर मिल रहा है, तो पेशावर में हो सकते हैं या इस्लामाबाद में? नहीं, उसके अंदर ये है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जगह जा सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, और आपने इलेक्शन अगर पेशावर में करवाए हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर यह है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आप उस सूरत के अंदर जा सकते हैं कि जब आपका वो ऑर्डर जो है वो उस सेक्शन 9 के अंदर, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर आए। इसके अंदर यह है कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो डिस्क्रिप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने आपके सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करना है अपने सर्टिफिकेट्स के अंदर, जो कि इसके लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए। PTI के अंदर भी 2 ओपिनियंस, PTI के अंदर भी 2 ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस पर आगे अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो फिर जहां लॉ के अंदर रेमेडी अवेलेबल ना हो, उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर फर्स्ट आप हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ फिर सुप्रीम। एक छोटी सी ब्रेक, टाइम इंपॉर्टेंट बहुत, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आते हैं तो हाफिज एहसान साहब से इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। हाफिज एहसान साहब, आप कोई पॉइंट मेक कर रहे थे, उसको मेक कर लें ताकि मैं सरवर बारी साहब की तरफ जाऊं। मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि जो मेला फ्राइडे है वो कपल्ड विद वायलेशंस ऑफ लॉ रेगुलेशंस आए तो वो सब्सटेंशिएट करती है रिट जुरिसडिक्शन के अंदर। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर आप रिट ऑफ सर्शरारी पे जाएं और आप कहें कि उस शख्स ने वो काम ठीक नहीं किया, तो अगर उसका एडमिशन ही आपका मौजूद हो कि वायलेशंस हमारे पार्ट के अंदर है, उनके कॉन्डक्ट पे बात आए तो कॉन्डक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वो उस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता, चूंकि हाई कोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हिच इस चीज के अंदर आएगा और मुनासिब यही होता कि पीटीआई जो है वो किसी भी मामले के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड न करती, वो अपने इलेक्शन पे स्टिक रहती। आपकी बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि 11 जनवरी तक पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं इसके अंदर ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर जो है इसको इमीडिएटली जो है हाई कोर्ट को सुनना चाहिए। किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से इस तरह बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इनके ही प्रॉब्लम्स हैं वो ही इनके आगे आएंगे, चूंकि ये है कि आज हम 23 दिसंबर में और 11 तक जो है, और हाई कोर्ट्स भी मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट्स इस ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेगी। हाई कोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही कहेगी कि आप इसको रिकंसीडर करें, क्योंकि इसके अंदर नहीं, और उसके अंदर जो इलेक्शन सर्टिफिकेट देना है वो हाई कोर्ट नहीं दे सकती, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, सेक्शन 2(9). तो ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये पहले सोच लेनी चाहिए थी, और अभी भी इनको अगर स्ट्रेटजी के साथ लेके जाया जाएगा तो कुछ इसके रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ के चांसेस हैं। और अगर सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर तो मुझे लगता है रिलीफ नहीं मिलेगा। सरवर बारी साहब, हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं कहीं पर अपनी भी जो सियासी गलत फैसले हैं, चाहे वो अपोजिशन छोड़ना है कौमी असेंबली से या फिर उसके बाद असेंबलियों की तहलील हो, तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जल्दबाजी में या उजलत में जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट मेक किया हाफिज साहब ने, मैं चाहूंगा आप उसको रिस्पॉन्ड करते हुए साथ साथ ये भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि 77 में पीपल्स पार्टी से तलवार वापस ली गई, लेकिन 88 में इलेक्शन हुए तो हमें पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आई। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सेनेट के लोगों को टिकट नहीं दे सकी, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर था वो उन्होंने लिया। तो 2024 में अगर बैट का निशान बैलेट पे नहीं होगा तो पीटीआई अपना जो स्ट्रेंथ है उसे मेंटेन कर पाएगी। देखिए, 2 रास्ते हैं पीटीआई के पास। पहला तो रास्ता जो है वो जाहिर है जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके पस मंजर में देखने की ज़रूरत है कि अगर पीटीआई कहती है कि ये जो एक लिस्ट है वो उसको शाया कर दे कि चूंकि हमें कोई नहीं मिला है और ये जो हलके हैं इन हलकों में हमारे लोग जो हैं, हमारी पार्टी के लोग ये हैं, हमारे उम्मीदवार ये हैं, तो इनको आप सपोर्ट करें। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो पीटीआई बहुत सारा जो डैमेज इस फैसले की वजह से हो सकता है उसका वो तदारक कर सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लीगल बात है कि यकीनन जो सर्टिफिकेट देने हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी या हाई कोर्ट कहे कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सही नहीं है, तो इसलिए जो स्टेटस को जो उससे पहले था वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हालात है। लेकिन पीटीआई और जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब थे, उन्होंने एक जो पाकिस्तान में एक रवायती सियासत है उससे हटकर ज़रा सियासत की और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वो जो एक स्टेटस को बन चुका था, जो एक चल रहा था बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ, पीटीआई ने आकर उसको उस पूरे प्रोसेस को समझे कि अंडरमाइन किया है और एक नई सियासत को जन्म देने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से जो स्टेटस को के जितने भी खिलाड़ी थे, जो प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत शदोमत के साथ उनको अपोज किया है। मसला ये नहीं है कि वो इमरान खान साहब जो बहुत लीड के साथ सियासत नहीं कर रहे, वो भी लीड के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है अगर हम बहुत सारे मुल्कों की सियासत देखें तो लीड के अंदर ही कुछ ऐसे सेक्शंस इमर्ज होते हैं जो चाहते हैं रिफॉर्म्स हो। ठीक हो गया, लेकिन रिफॉर्म्स की सरवर बारी साहब, रिफॉर्म्स की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में की और तब्दीली की बात की, लेकिन 3.5 साल तक वो रिफॉर्म्स और वो तब्दीली नजर आती तो फिर साइफर के बयानिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जाना पड़ता। ये भी एक तल्ख हकीकत है। आबिद जुबैरी साहब, जो पॉइंट हाफिज एहसान साहब ने मेक किया और सरवर बारी साहब ने मेक किया, आप इस पर क्या ऐड करेंगे?
देखिए, बड़े अदब के साथ मैं बहुत इख्तिलाफ करूंगा हाफिज एहसान साहब से। पहली बात है, सेक्शन 9 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो जनरल इलेक्शंस की बात करता है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात नहीं करता। इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन सेक्शन 200 से शुरू होकर 217 तक जाते हैं। देखिए, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जी अगर आपको आपके इंटर पार्टी इलेक्शन और जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो आप सर्टिफिकेट पार्टी देती है, इलेक्शन कमीशन में जमा कराती है। इलेक्शन कमीशन कोई सर्टिफिकेट देता 209(4) देखिए उसमें सर्टिफिकेट, वो जो सर्टिफिकेट पार्टी देती है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। ये है लॉ, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर आ जाइए 215 में जो 214 से शुरू होता है इलेक्शन सिंबल देना, उसके अंदर लिखा है कि हर पार्टी को उसका इलेक्शन सिंबल मिलेगा। और लिखा है कि अगर जी उन्होंने इन लॉस की 209, 206, 208, 7, 8, 9 की वायलेशन की है तो उनको 215(3) में शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस पे उनकी हियरिंग होगी और वो कहेंगे कि अगर इस नतीजे पहुंचते हैं कि जी उन्होंने लॉ को वायलेट किया है तो कहेंगे कि वो एलिजिबल नहीं है इलेक्शन सिंबल। लेकिन जो उसमें लास्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको इलेक्शन सिंबल आगे वाले इलेक्शन में नहीं मिलेगा। आप देखिए, तो ये भी एक इशू उठेगा कि क्या इस इलेक्शन में वो इलेक्शन सिंबल बल्ला वापस ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। आप 215(4) पढ़ लीजिए, वो आगे वाले इलेक्शंस की बात कर रहा है। फिर देखिए, जो रिट पिटीशन जो होती है, रिट पिटीशन फैक्चुअल डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट पे नहीं होती। पॉइंट ये है कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उसने सर्टिफिकेट आप दे दिया, आपने हियरिंग की, उसको देखा जाएगा उन्होंने हियरिंग सही की नहीं की। जुबैरी साहब मेरे पास आखिरी 2-3 मिनट है। मैं चाहूंगा आपने जो एक पॉइंट मेक किया है कि ये अगले इलेक्शन के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होने वो उसके लिए नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो लास्ट 215(5) जो है कि being heard declare it and them ineligible to obtain election symbol for election to the Majlis Shura etc. and the commission shall not allocate election symbol to such political party or combination in subsequent election। तो अब subsequent को देखिए, वो कहेंगे या तो कहें कि जी subsequent ये 8 फरवरी वाला subsequent है तो इसमें हो सकता है, या कोई हाफिज एहसान, ठीक हो गया आपका पॉइंट आबिद जुबैरी साहब, ठीक हो गया। हाफिज एहसान साहब, आखिरी 1 मिनट है आपके पास। जो मैंने सेक्शन 9 का जिक्र किया था वो किया था कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट चैलेंज हो सकते हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जो इंट्रा पार्टी को डील करता है वो 201 से लेकर 215 है। लेकिन 209 का जो सर्टिफिकेट है वो 2 सर्टिफिकेट्स हैं। एक सर्टिफिकेट वो है जो पार्टी हेड करेगा कि हमने ये इलेक्शन करवाया है, बट उस सर्टिफिकेट की इंडोर्समेंट जो है वो जो अगले इलेक्शन वाला पॉइंट है आबिद जुबैरी साहब, 1 मिनट है मेरे पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितनी देर वो सर्टिफिकेट नहीं देगा उतनी देर तक 215 के अंदर सिंबल नहीं मिलता। तो जब वो सर्टिफिकेट ही नहीं, जब वो सर्टिफिकेट ही नहीं है और आपका प्रोसेस इस जनरल इलेक्शन से पहले इनकम्प्लीट हुआ है, तो ये इलेक्शन जो है अभी तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा कि आप अगले इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब 30 सेकंड्स अगर मैं हाफिज एहसान साहब को देता हूं, 8 फरवरी को इंतखाबी निशान पे बैलेट पेपर पे बल्ला नजर आता है, आपको 30 सेकंड्स। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर ऑर्डर चैलेंज किया जाता है नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, चूंकि हाई कोर्ट के बाद ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको डिसाइड करना चाहिए। और पाकिस्तान की सरवर बारी साहब, आपको लगता है कि 8 फरवरी को बैलेट पर बल्ला मौजूद होगा एज ऑब्जर्वर? जी देखिए, मुझे तो लगता है कि बल्ला नहीं होगा क्योंकि मामला कानूनी नहीं रहा। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला है। आबिद जुबैरी साहब, आप बारी साहब से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ये इलेक्शन सियासी है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है इसमें, और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट इसमें करेगी। अपना जो अभी ऑर्डर उन्होंने कल किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, उसके तनाजुर में मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली टेकअप करके, और मुझे उम्मीद है करे, लेकिन सारी फोर्सेस में करी है, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और यही उसकी कड़ी इलेक्शन कमीशन उनका सहूलतकार है इस चीज में। जुबैरी साहब, एक छोटा सा सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है और इस टेकअप करने के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे चले जाएं, जिस पर आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मजीद अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता आगे जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। रोक दी जी, डीलिमिटेशन उन्होंने रोक दी और कहा कि ये हम इलेक्शन को किसी तरह हम 8 फरवरी से नहीं करना चाहेंगे। डीलिमिटेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें लोगों के अपने राइट्स होते हैं उस हल्के के, तो उस हल्के में इलेक्शन फेयर कहां हो सकता है जहां डीलिमिटेशन अगर गलत हुई भी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तो यहाँ एक पार्टी को उसके बल्ले से लिया जा रहा है, उसको इलेक्शन से बाहर उसके लोग जमा नहीं करा सक रहे फॉर्म, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरफेयर करके कहेगी ये गलत है, ये बिल्कुल गलत और ना इंसाफी का फैसला है।
आबिद जुबैरी साहब आपका, सरवर बारी साहब आपका और हाफिज एहसान साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान और सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कानूनी और जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं PTI वाले मैटर पर आऊँ, इससे पहले चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। एक साइफर केस में चेयरमैन PTI और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का केस था। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था। दोनों में हमें नजर आया कि जिसे कहते हैं रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट्स आई हैं, जो अतर मिनल्ला साहब का 5 सफ़ों का इजाफी नोट आया, उसने एक जिसे कहते हैं ब्रीथ टेकिंग स्पेस दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता रोज की इन समातों को और इस रिलीफ को कैसे देखती है? क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा आज हमें जरा नजर आई कि उनका मूड ऑफ था इन हेयरिंग्स पर। जी, मुस्लिम लीग नून तो इन अदालतों से बहुत गहरे जख्म खाए हुए हैं, और अब तो जो ये हम एक भयानक तजर्बा इमरानी से गुजरे हैं, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की आला अदालतें अभी जो रिसेंटली मियां नवाज शरीफ को भी अदालतों ने बिलाखिर अपने नाइंसाफी के फैसले जो हैं वो रिवर्स किए हैं। अब तो अदालतों के बारे में कोई भी बात कहना जो है यहाँ पे खुर्रम साहब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आपने जो बात की कि PTI को इस तरह अदालतों से रिलीफ मिला, 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे वापस आए, नाकदीन कहते हैं वो भी अदालतों का रिलीफ था। तो ये सियासी जमातों का एक वतीरा है, जब रिलीफ मिलता है तो वो कहती हैं बहुत अच्छा है, जब नहीं मिलता तो वो कहती हैं बुरा है। इसको कैसे कमेंट करेंगे आप? मैं यही इस पर कहूंगा कि पाकिस्तान की अदालतों के बारे में अब कोई भी हतमी नतीजा अखज़ करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक रैंडमली केस बाय केस बेसिस पे अदालतें फैसले कर रही हैं, और बाज़ जगह एक तरफ फैसले कर रही हैं, बाज़ जगह दूसरी तरफ फैसले कर रही हैं। तो लिहाजा जो बतौर एक पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसके एक ऑब्जर्वर के तौर पर भी, और इस पार्लियामान में जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो शायद उस पर पहले इस किस्म की स्क्रूटनी नहीं थी, इस तरह की मीडिया की जो है वो लाइमलाइट नहीं थी, लेकिन ये एक तजर्बा इमरानी का नतीजा ये निकला है कि अब पाकिस्तान का कोई इदारा महफूज नहीं रहा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप अपने पुराने दोस्त, पुराने मुस्लिम लीगी या पुराने पार्लियामेंटेरियन शेख रशीद के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि केस नहीं फेस देखा जाता है? नहीं, ये बात तो बाज वकला के बारे में भी कही जाती है। तो लिहाजा अगर कहीं अल्लाह ताला कोई करम कर दे और रसूल पर फैसला हो जाए, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज तो पाकिस्तान की जो, और ये मैं बड़ी एक संजीदा बात करूं, पाकिस्तान की पार्लियामान ने अभी इस साल के आगाज में एक कानून साजी की थी। बड़े अरसे के बाद अदलिया के बारे में कानून साजी हुई। अगर हमें वाकई ही अदालतों को भी पाकिस्तान के अवाम का खादिम बनाना है और उनका जो असल काम है इंसाफ देना, उस पर उनको इसरार करना है कि वो ये काम करें, तो फिर पार्लियामान को भी अपनी जो स्क्रूटनी है अदलिया की उसे बढ़ाना होगा। क्योंकि इस वक्त तो जो तमाम इश्यूज हैं वो इस किस्म के एक तनाव में और इस किस्म के मखबसे में आ गए हैं कि अगर इसको लेकर चले तो पाकिस्तान में आगे जाके मजीद खराबी होगी। ठीक हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रोज जहां उसे सुप्रीम कोर्ट में एक जैसे कहते हैं ब्रीथ टेकिंग स्पेस मिली, वहां इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर उन पर जैसे कहते हैं एक ऐसी कदगन लगा दी है, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है। आप लोग 2018 में एक सेनेट के इलेक्शन में सूरत-ए-हाल से गुजर चुके हैं, तो खुर्रम दस्तगीर, जब उस वक्त आप इसे गलत कहते थे, आज आप समझते हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो दुरुस्त है, या जैसे 2018 का अगर आपका फैसला गलत था तो ये भी गलत है? जी देखिए, दो फैसलों की बुनियाद तो फर्क है ना। उस फैसले की बुनियाद ये थी
कि मियां नवाज शरीफ को चूंकि अदालत ने अपने एक और फैसले के जरिए रोक दिया था कि जो शख्स नाअहल हो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकता। तो अगर तो ये कानून सब पर लागू हो, आज भी ये मौजूद है फैसला, तो फिर जो आपको मालूम है कि किसी भी जमात का सरबराह अगर नाअहल हो तो वो सदर नहीं रह सकते। उसकी बुनियाद पर कहा गया कि अगर किसी जमात का सदर जो है वो नाअहल हो जाए तो उसकी बुनियाद पर उसे जो है वो फिर निशान नहीं अलॉट हो सकता। तो उसी वो प्रेसिडेंट फॉलो किया गया है इस केस में, कि जब कहा गया कि ये वाला जो इलेक्शन तो दुरुस्त नहीं था और उनके जो पिछले ओहदेदारान थे वो चूंकि नाअहल हो चुके हैं फिलहाल। अब यहां हमें जो अदालतों के फैसले, फिर वही बात घूमकर वही आ गई आपके पहले सवाल पे कि वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला फील्ड में मौजूद है, जब तक उस पर कोई पार्लियामान कानून साजी करके उसको तब्दील नहीं करती, इस तरह के मामला तो उठते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मैं आज एदाद शुमार देख रहा था, 2018 पे आपका क्लेम है कि 2018 में आपको हाथ पैर बांधकर मुखालफीन के सामने फेंका गया। अतर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में भी 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जिक्र किया, लेकिन जो एदाद शुमार मैं देख रहा था, आप जिस डिवीजन से हैं गुजरांवाला, वहां पर आपने टफ फाइट दी और पंजाब में आप लोग एक स्टेज पर ऐसी जगह पर आ गए थे कि नेक टू नेक थे पीटीआई से। अगर तरीन साहब इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा ना करते तो मुमकिन है आप लोग पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते। लेकिन आज जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आपकी मुखालिफ जमात ही ना हो, उसका इंतखाबी निशान ही ना हो, खुर्रम दस्तगीर मुकाबला किसका करेंगे? जी, मुकाबला तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर दुरुस्त कर दूं रिकॉर्ड को कि गुजरांवाला डिवीजन में ना सिर्फ हमने सख्त मुकाबला किया था, बल्कि गुजरांवाला जिला में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली तमाम नशिस्तें हमने क्लीन स्वीप किया था मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये भी अब लोगों को भूल गया है कि पंजाब असेंबली के जब नतायज आए थे उसमें मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी, तमाम इस्तेसाल और रिगिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने के बावजूद। तो लिहाजा अगर पार्टियों के पास अवाम की हिमायत हासिल हो तो उनको फिर कोई चीज रोक नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं उसका इजहार जरूर होगा। यहाँ भी जो एक चैलेंज है हमारी मुखालिफ जमात के बारे में, ये वो चैलेंज है, अगर मैं आपको याद कराऊं, ये 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आया था जब उनसे तलवार का निशान ले लिया गया और फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनकर तीर के निशान पे वो आज तक कंटेस्ट कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ इशू ये है कि मेरा ख्याल है तलवार का निशान उनसे बीबी के जमाने में लिया गया था। हाँ, गालिबन ले लिया गया था। तो इसीलिए जो है ये इश्यूज इस तरह के उठते हैं, इनका सामना करना है। लेकिन जो जमातें वाकई अवामी हमायत रखती हैं उनका इम्तिहान है। यहाँ सिर्फ एक मफरूजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जाली जमात थी, किसी जबरदस्ती लोगों को शामिल करवा कर और तमाम मीडिया अदालतों को अंगूठे के नीचे लाकर उनको मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर साहब इस सवाल को तो वो बैलेट बॉक्स पे जाहिर हो जाएगी। खुर्रम, ये आपने बहुत अहम नुक्ता कहा कि बैलेट बॉक्स पे जाहिर हो जाएगी। एक सवाल को इस तरीके से आपके सामने फ्रेज करता हूं कि पिछले इलेक्शंस में आपकी कंपटीटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। गुजरांवाला डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रखती, मौलाना फजलुर रहमान हमें वहां नजर नहीं आते। तो बेसिकली अगर जिस तरह आपने पिछली बार रिजल्ट दिए, हो सकता है आप इस बार भी ऐसे ही रिजल्ट दें, लेकिन आपके डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई इंडिपेंडेंट जीतता है तो इट्स मीन के उन्होंने आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया आपके गढ़ में। देखिए, पाकिस्तान के अवाम ने अगर किसी की हिमायत करनी हो, फिर उसके सामने अगर तो बिल्कुल टाइट इलेक्शन, और बहुत सारे इलेक्शन बड़े टाइट होते हैं, तो तब तो शायद कोई जिसे कहते हैं ना गैर मामूली मदद के साथ कामयाब हो जाए। वरना जिस किस्म की गैर मामूली मदद की गई थी पीटीआई के उम्मीदवारों की गुजरांवाला में भी, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी, उसके बावजूद मैं जाती तौर पे और मेरे सब कॉलीग्स जो हैं गुजरांवाला के शहरियों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतनी तादाद में वोट दिए कि वो जो गैर मामूली मदद थी वो भी बेअसर हो गई। तो लिहाजा यहाँ भी हम आज तो हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि हमारी कोई मदद करे या मेरे से चंद मील दूर
डस्का में जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए थे तहरीक इंसाफ ने, हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि प्रिजाइडिंग अफसर अगवा करें या गोलियां चलाएं या आरटीएस को बिठाएं। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब जो कुछ गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन में हुआ है उसके बाद मेरा ख्याल है मुतालबा करना आपका बनता भी नहीं है। अगला सवाल आपसे करूंगा, खासकर हम ये देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स या पॉलिटिकल अलायंसेस की बात हो रही थी, पंजाब की सतह पर आईपीपी से बात हो रही थी, मुस्लिम लीग काफ से हो रही थी, कोई इत्यादियों का फैसला कर पाए आप लोग या नहीं? जी नहीं, तहरीक जो काफ लीग है उनसे तो बातचीत काफी आगे बढ़ी है और अभी तक उन्हीं के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है उसके बारे में अब हम काफी पुरुमीद हैं। बाकी जमातों के बारे में अभी उस तरह की पेशरफ्त नहीं है। काफ लीग 13 सीटें मांग रही थी, खुर्रम दस्तगीर साहब 13 सीटें दे सकेंगे आप उन्हें? जी ये तो जो हमारी निगोशिएटिंग टीम है उनसे बात कर रही है। जाहिर है जिस चीज पे दोनों जमातों का एग्रीमेंट होगा उसी पर हम आगे चलेंगे, क्योंकि देखिए एक और भी इशू है कि दो बैक वक्त असूलों पर हमें आगे बढ़ना है। एक असूल तो ये कि वो जो नफरत की सियासत थी कि हमारे अलावा बाकी सब डाकू, चोर, गद्दार और काफिर हैं, उससे हटना है। तमाम जमातों से बात करती है, लेकिन साथ ही साथ हमें सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए ताकि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सके। तो ये दोनों जो असूल हैं इन पे बैक वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल कर सकें। आपने कहा काफ लीग से बातचीत जारी है, आईपीपी से भी एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, कमेटियां बनी थी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा बता रही थी कि उन्होंने तकरीबन कोई 40 कौमी असेंबली और 70 सूबाई असेंबली की सीटों की डिमांड की है, तो उनसे बातचीत आगे नहीं बढ़ रही? जी उनका मुतालबा इतना मुबालगा आमेज था कि इसकी वजह से कुछ रुकावट आई है। सही। लेकिन जिसने मैंने कहा कहीं भी हमने दरवाजे बंद नहीं किए, हम चाहते हैं हम सबको साथ लेकर चलें। अच्छा, एक सरदार अयाज सादिक साहब का बयान मेरी नजर से गुजरा, उन्होंने कहा कि आईपीपी से उन सीटों पे एडजस्टमेंट होगी जो लोग 9 मई से पहले आईपीपी में थे, 9 मई के बाद जो लोग आईपीपी में आए पीएमएलएन उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगी। क्या ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी है आपकी लीडरशिप ने? जी चूंकि सरदार अयाज साहब निगोशिएटिंग टीम का हिस्सा है, वही बेहतर वजाहत कर सकते हैं कौन सी लाइन ड्रॉ की है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट होती है तो हतमी फैसला तो उन जमातों की लीडरशिप ने ही करना है। ये जो भी डिस्कशन है वो उससे पहले होगी, इससे पहले का हतमी फैसला। अच्छा, पंजाब के बाद सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। सिंध में आपकी एमक्यूएम के साथ बड़ी जिसे कहते हैं कुर्बतें थी, लेकिन अब लग रहा है कि सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। जो सीट आप लोग मियां शहबाज शरीफ के लिए 4 हैं, आज मुस्तफा कमाल साहब ने वाजे किया कि केमाड़ी की सीट से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जी तो ये देखिए, ये जो सियासी मुज़ाकरात हैं और इनमें रुकावट आना और उतार चढ़ाव होना, ये सियासत का हिस्सा है। लिहाजा इसमें हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। जब करीब वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि ये तमाम फैसले जो हैं वो दोनों जमातों की रजामंदी से हम कर लेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने सियासी इत्तेहाद पर तो बात की, लेकिन कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की भी खबरें हमारे सामने आती हैं। खासकर अगर मैं आपसे बात करूं, चूंकि आपका ताल्लुक भी गुजरांवाला डिवीजन से है, ऐसा बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो अता तारड़ को वहां से लड़वाना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वहां पे महमूद बशीर विर्क साहब को लड़वाना चाहती हैं। इसके अलावा राना एहसान अफजल और राजा रियाज साहब वाला मसला है। तलाल चौधरी वाली सीट पे भी कुछ इशूज आपको सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो है तारिक बशीर चीमा और सऊद मजीद वाली जो सीट है वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो पीएमएलएन ने जो अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर लिया है या अभी तक ओवरकम करना है? इंटरनल चैलेंजेस को ओवरकम करने में सबसे बड़ी जो हमें मदद मिली है वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी है। उनके सामने इन सब हजरात, इनका आपने जिक्र किया है, उन्होंने वो पेश हुए हैं अपने इंटरव्यूज में। हर शख्स ने अपनी बसात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू भी की है, अपना केस भी प्लीड किया है, और जो भी पार्टी के सीनियर लीडरशिप के बारे में उनके ख्यालात हों, आदमी फैसला तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। वो जो फैसला करेंगे सब पार्टी उसको मानेगी। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। बलूचिस्तान में एक ऐसा माहौल बना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नई सियासी बसात बिछाई और अब बलूचिस्तान का खेल जरा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में यह पर्सपेक्टिव होता है कि बलूचिस्तान या ओल्ड जो फाटा के एरियाज हैं वहां पे जो माहौल बन रहा होता है उसका असर मरकज पर आता है। तो वहां पे तो इस वक्त मफाहमत के बादशाह की चालें चल रही हैं। कहीं आप लोगों का जो जीटी रोड से पोटोहार का सफर है उसमें कुछ मुश्किलात तो नहीं आएंगी 8 फरवरी के बाद?
जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हम सबके लिए सबक है कि किसी एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर हतमी नतीजे अखज़ नहीं करने चाहिए। दूसरा यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जब कोयटा तशरीफ ले गए थे, उस वक्त तो गालिबन 20 से ज़ायद लोगों ने ज्वाइन किया था। यहाँ पीपल्स पार्टी में सिर्फ एक लीडर ने ज्वाइन किया है, तो लिहाजा अभी कुछ फासला है इससे पहले कि हम कोई नया नतीजा अखज़ कर सकें। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से कबल हमें कोई नया नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए, 8 फरवरी का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन 8 फरवरी का जो इंतखाब होगा, अब वो क्या चैलेंज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से अदालतों से आना रहता है। जब तक वो नहीं आता, उस वक्त तक हम भी उस पर कोई राय नहीं दे सकते। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।